प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, आज ही हम लोग इसके पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करेंगे और इसकी थ्योरी तो कंप्लीट करेंगे ही। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि किसी कंडक्टर में अगर हम करंट की बात करें तो करंट का जो फ्लो होगा दैट इज ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका करंट फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रॉन्स, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन आएगी आपकी इसके ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन सर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उतना ही मैं पॉजिटिव चार्ज कहूं आपसे? जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उतना ही पॉजिटिव चार्ज? मींस क्या इस कंडक्टर की मैं बात करूं आपसे कि ये जो कंडक्टर है आपके पास में, क्या ये इलेक्ट्रिकली, क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? यस सर, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में पर्टिकुलर एक एटम की हम बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मीन टू से जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट और नॉट? यस सर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके बेशक हमें लग रहे हो कि फ्री हैं, बट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब भी आपका करंट फ्लो करेगा किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में तो वो पर्टिकुलर कंडक्टर इज इटसेल्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक, अच्छा, मतलब अगर मैं इस वायर की बात करूं तो बेटा यहां पर अगर मैं क्यू नेट आपसे पूछूं तो सर आप बोलोगे नेट चार्ज है मेरे पास में जीरो। नेट चार्ज कितना? जीरो। और सर जब नेट चार्ज आपके पास में जीरो है तो मींस इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आई? जीरो। इट मींस अगर कोई भी चार्ज आपका रेस्ट में है तो दैट विल एक्सपीरियंस जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ गई? जीरो। ठीक सर। अब मतलब इस कंडक्टिंग वायर या करंट कैरिंग वायर की एनवायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब हमने क्या काम किया, इस चार्ज को v वेलोसिटी से इसकी तरफ क्या किया? थ्रो किया। तो अगर यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल पाथ डेविएट नहीं करना चाहिए था, बट इट डेविएटेड इट्स पाथ। तो मतलब पाथ डेविएट हुआ है तो मतलब इस पर कहीं ना कहीं फोर्स एक्सर्ट हुई है, फोर्स एक्सर्ट हुई है। बट वो अभी हमने बात करी है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन तो नहीं है। तो फिर ये कौन सी फोर्स आ गई सर हमारे पास जिसकी वजह से इसने डिफ्लेक्शन शो किया है? तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं। तो हमने क्या काम किया फिर? कंपास को लेकर आए। किसको लेकर आए? कंपास। तो कंपास की निडल ने भी आपको क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन शो किया। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग आपका जो भी कंडक्टर है उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, और जो कि मैग्नेटिक नीडल जिससे डिफ्लेक्ट हुई है मतलब वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ में आई? अच्छा सर। तो यहां पर दो साइंटिस्ट हैं आपके पास में, बायोट एंड सेवर्ट। इन दोनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि आपके पास में कोई भी कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है, उसकी छोटी सी लेंथ जिसको इन्होंने बोला स्मॉल करंट एलिमेंट, उसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर छोटा सा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में इन लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि सर इस छोटी सी लेंथ ऑफ वायर की वजह से, है ना, करंट मान लीजिए आपके पास में इस डायरेक्शन में है, तो ये छोटी सी लेंथ आपने कंसिडर करी डीएल। तो इस आईडीएल को इन्होंने बोला करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया इसको? करंट एलिमेंट नाम दिया बेटा, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर अगर हम कोई पॉइंट पी कंसिडर करते हैं तो इस पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऑब्टेन करना चाहें तो इन्होंने क्या देखा कि दैट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट एलिमेंट, मतलब जितनी ज्यादा आपके पास में लेंथ होगी और जितनी अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगी, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही लार्जर अमाउंट में आपको मिला। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इस पॉइंट पी को यहां पर रखकर देखते हैं, यहां रखकर देखते हैं, तो अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आई। और इन्होंने ये नोटिस किया कि अगर थीटा की वैल्यू है कम या फिर जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई जीरो। और जब थीटा आपका बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के आसपास हुआ, तो ये बी की वैल्यू, आपकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आई। मैक्सिमम आने का मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जो जीरो पर तो जीरो हो और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो, यानी कि 1 हो। तो सर ऐसा तो साइन फंक्शन है, साइन थीटा। तो इट मींस कि ये करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर थीटा जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, जीरो। और थीटा अगर 90 तो मैक्सिमम। तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा के ऊपर। साथ में अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर देख रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आ रही थी। अगर हम आर डिस्टेंस दूर गए और फिर 2r डिस्टेंस दूर गए, तो 1/स्क्वायर टाइम्स फील्ड की वैल्यू कम नोटिस करने को मिली। तो मींस ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था। जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, वहां पर भी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। तो यहां पर भी आपको क्या दिखा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इसको कंबाइन करते हैं सारे डेटा को, तो बेटा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो गया, इज इक्वल्स टू, तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, है ना, जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाओगे, तो ये सारी क्वांटिटी इकट्ठी करिए, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट जब भी आप, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी आप हटाओगे तो कांस्टेंट आपको पुट अप करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट आपका क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास में 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा सर, अब इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो बेटा इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, इसका ऐसा यूनिट कितना, टेस्ला। और सीजीएस यूनिट इसका होगा गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, गॉस। इन दोनों में कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इक्वल्स टू कितना, 10 टू दी पावर 4 गॉस। ठीक है, चलिए, तो अब तक हमने ये देखा कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर थीटा क्या है, थीटा आपका करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में एंगल। अच्छा, इसमें एक खास बात और, इसमें एक खास बात और, इसमें खास बात क्या, कि सर अगर आप आईडीएल और आर के बीच में ये वाला एंगल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो बेटा ये होगा, सर ये होगा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा होगा। तो साइन के लिए साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा दोनों वैल्यूज क्या सेम रहती है, साइन पाई माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। तो चाहो तो आप एंगल ये वाला लो, चाहे आप एंगल ये वाला लो, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, दोनों से आंसर कैसा, सेम आएगा। कई बार आपको एंगल ये वाला दे सकते हैं और कई बार आपको एंगल ये वाला भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। तो दोनों से आंसर आपका क्या क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, बेटा बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन ऑल्दो सिलेबस में कंटेंट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक्सक्लूड कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। लेकिन हम लोग एक बार कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है बट हम इसको कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ही है सिर्फ। देखो, ये आपके पास में कोई करंट कैरिंग वायर है, हमने कहा कि एल डिस्टेंस दूर एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं डीएल, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं क्या, डीएल, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई।
तो करंट एलिमेंट आपके पास में आ गया आइडियल। ठीक, तो इस आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर मैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बता सकता हूं। अभी हमने इसको डेरिवेशन को किया है ना, बायट सावर्ट्स लो हमने अभी पढ़ा है, तो इट मीन्स इसको हम अभी जल्दी से बता सकते हैं। हेलो, हाँ आ जाओ तुम। हाँ कितनी देर में आओगे? ठीक है, आ जाओ तुम, मैं यहीं मिलूंगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके पास में आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, इस एंगल को क्या लेता हूं, थीटा, तो ये 90 होगा आपके पास में, और ये वाला एंगल होगा बेटा 90 माइनस थीटा। और इस एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक, तो चाहो तो आप ये एंगल लो, चाहे आप ये एंगल लो, दोनों से आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो मैं इस एंगल को ले लेता हूं, तो मैंने लिखा आइडियल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैंने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसमें इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये आर हमने कहा, ये एल है और ये एक्स। तो एल अपॉन आर यानी कि परपेंड, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होगा। तो एल की वैल्यू आपके पास में आ गई आर टेन थीटा, आर टेन थीटा। बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो एल का हो जाएगा, चाहे आप टी के रेस्पेक्ट में कर दो, चाहे आप आर के रेस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, तो मैं केवल डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेता हूं, डीएल, डीएल इज इक्वल टू आर, तो आपका कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो टेन थीटा का होगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, डी डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो जो क्वांटिटीज फिक्स्ड है उनके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशियल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपका एंगल चेंज होगा और साथ में एल चेंज हो रहा है, तो दोनों को डिफरेंशियल कर दिया मैंने विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आर कांस्टेंट है, टेन थीटा का कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां से डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, डीएल की वैल्यू आ जाएगी आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इसमें तीन क्वांटिटीज हैं जो वेरिएबल है, क्या क्या, एक्स भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल और एल भी वेरिएबल। तो हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि इन तीनों वेरिएबल्स की जगह एक यूनिक वेरिएबल हम लोग, यूनिक वेरिएबल में हम लोग क्या कर ले, इसको कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा ये साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या बन जाएगा, ये तो हो गया आपके पास में कोस थीटा, ये कांस्टेंट एज इट इज, आई आपका एज इट इज। डीएल की जगह बताओ, ये लिख सकता हूं मैं आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमने रख दिया। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने रख दिया। अब एल की जगह आप देखो ध्यान से, आर टेन थीटा हो सकता है, आर इंटू टेन थीटा रख सकते हैं, रखा। तो इसकी जगह पे मैंने आर इंटू टेन थीटा रख दिया, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया इसकी जगह। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट हो गई, क्लियर एकदम। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक आर से आपका आर कैंसिल आउट कर लो, तो आई अपॉन आर कोस थीटा इंटू डी थीटा बचा, सिर्फ कोस थीटा इंटू डी थीटा बचा। ये क्या है आपके पास में, सर ये हमारे पास में आया है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे आप, किसका, डीबी का। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, सर अगर हम यहां पर जाकर खड़े होंगे, ध्यान से देखना, तो जब मैं इस वायर के नीचे नीचे वाले एंड को देखूंगा, तो जो एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम इसके ऊपर वाले एंड को देखेंगे तो एंगल बना, हमने कहा ये एल्फा, ये एंगल बना क्या, एल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, अल्फा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, बीटा। तो जब आप इसको, इस वाले डायरेक्शन को आप लेते हो मान लीजिए पॉजिटिव,
तो इस वाली डायरेक्शन को आपको लेना पड़ेगा बेटा नेगेटिव। तो माइनस बीटा आप लेंगे यहां पर, और ये प्लस अल्फा। तो माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक आप क्या कर दें, अगर इंटीग्रेट कर दें, इस करंट एलिमेंट को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो आपको पूरे वायर की लेंथ मिल जाएगी। तो मींस पूरे वायर की लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने यूज कर लिया। तो बेटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और लिमिट कहां, माइनस बीटा से प्लस अल्फा। ठीक, तो इसका साइन थीटा हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन बेटा माइनस बीटा से अल्फा। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस साइन माइनस बीटा, वो हो जाएगा आपका माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये सारी टर्म आपकी बाहर आ जाएंगी, म्यू टाई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा। बेटा ये आपकी जो है एक फाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होगा आर डिस्टेंस की दूरी पर, ये हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये याद कर लें तो बेहतर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर है ना, और फाइनाइट लेंथ की का वायर है, जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना है, अल्फा और बीटा मालूम है। तो कितना हो जाएगा पी एट पॉइंट पी, तो सर ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा और प्लस साइन बेटा कितना, बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं होगी। अगर मान लो सिमेट्रिकली प्लेस्ड आपका वायर है, मतलब ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाए, तो बी की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो बेटा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो वी नो दैट कि फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्टेन होता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला आपको बस फॉर्मूला पता हो तो काम आपका चल जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बेटा साइन अल्फा बोलो कितना 45, बीटा कितना सर 45। अब यहां पर माइनस बीटा मत ले लेना, क्योंकि हमने कंसिडर करके यहां पर प्लस साइन ऑलरेडी पुटअप कर लिया था। तो जो भी आपके पास में अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आपको पुट कर देनी है। यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और बेटा कितना रख देना है, आपको रख देना है साइन 45 और प्लस साइन 45। साइन 45 की आप वैल्यू रख दीजिए कितनी, 1/√2 प्लस ये भी कितना बेटा 1/√2। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था एकदम। इसी तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर आपका कितना हो जाए 30 हो जाए 60 हो जाए वगैरह वगैरह। आप बिल्कुल सिंपल वे में उस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पुट अप कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। अब इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सर ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज कर रहे होंगे। मतलब करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, फिंगर्स आपको देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं करके दिखाता हूं। जैसे वायर है आपके पास में, करंट की डायरेक्शन में मैंने आपको क्या रखा, थंब को रखा। तो इधर मैं अगर इस पॉइंट ए पर कैलकुलेट करना चाहूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा देखो मेरी जो फिंगर्स हैं वो इनवर्ड जा रही, किधर जा रही हैं, इनवर्ड। तो मीन्स यहां पर जो डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इधर आ जाओ, इस करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, और इधर मैं इस पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना चाहता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा देखो ये थंब की डायरेक्शन, मेरी फिंगर्स कहां आ रही हैं, आउटवर्ड। कैसे आ रही हैं, आउटवर्ड दी बोर्ड। तो मतलब यहां पर जो डायरेक्शन है आपकी कैसी है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी।
आउटवर्ड डायरेक्शन आपकी होगी। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म देखते हैं। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन देता है उसका यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। अच्छा, तो बेटा अगर मैं 5 मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस में वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 5 यानी कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में कौन? आई कैप। तो इस तरह से आपका ये वेक्टर ए तैयार हो गया। ये वेक्टर ए आपका तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक। अब सुनो, यहां पर आपके पास में डीबी की कितनी वैल्यू थी? सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर ये था कि नहीं था? अब डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन आपकी सर होगी डीएल यानी कि आईडीएल और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था दोनों के परपेंडिकुलर। क्यों? देखो सर, अगर मेरे पास में ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो एक क्रॉस बी जो होगा, एक क्रॉस बी जो होगा वो किधर जाएगा? सर ए से बी की तरफ आप चलोगे तो थंब आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देगा। ठीक है। तो यहां पर देखो जल्दी से, आइडियल साइन थीटा क्या है आपके पास में? तो सर ये है एक तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब डीएल और आर अगर वेक्टर आप कंसिडर करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन आने वाली है। अब आर को कैसे लाएं? तो सर आर को ऐसे लाओ आप, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड से, है ना? तो हमने करी, तो इंटू आर कर रहा हूं, इंटू मैं आर कर रहा हूं। तो सर आइडियल आर साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं आइडियल क्रॉस आर। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है बेटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। तो आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं आइडियल क्रॉस आर। और ये तो हो गया कंप्लीट। अब आर स्क्वायर इंटू आर, ये बचा आपके पास में क्या? आर क्यूब बच गया। मेरे हिसाब से आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, आइडियल क्रॉस आर और डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर इंटू आर कितना बन गया आपके पास में? आर क्यूब। तो बेटा वही बात मैं कह रहा था कि डीएल और आर को अगर वेक्टर कंसिडर करें तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये वही डायरेक्शन है जो आपको थंब रूल से मिलती है। यानी कि अगर आपका आई इधर है और आपको पॉइंट पी पर आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कैसे करेंगे? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपको क्या करना है? कर्लिंग फिंगर्स को देखना है। तो कैसे जा रही है ये? इनवर्ड। तो सर इनवर्ड डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। तो ये वेक्टर फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है कि राइट डाउन दी वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायोट सावर्ट्स लॉ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आसान तरीके से मैंने बता दिया, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको बताई है, तो आइडियल क्रॉस आर, ठीक है, डिवाइड बाई आर क्यूब। इससे आसान तरीका नहीं था इसका। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा से हमने इसको कर लिया। आगे चलते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है। इनफाइनाइट मतलब ये वायर आपको ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखेगा, तो नीचे भी इंफिनिटी तक है और ऊपर भी प्लस इंफिनिटी तक ये जा रहा होगा। यहां से आर डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट पी है बेटा, यहां पर मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, ये मेरे पास में कोई वायर है, 10 किलोमीटर इसकी लेंथ है मान लो थोड़ी देर के लिए, और एक पॉइंट पी है यहां पर, तो इसको कहीं ना कहीं लेंथ दिख रही होगी। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं बहुत करीब लेकर आऊं, बहुत ज्यादा करीब लेके आ जाऊं यहां पर, समझना जरा। अब ये 10 किलोमीटर का जो वायर है इसको कैसा लग रहा होगा? इन्फिनाइटली लॉन्ग लग रहा होगा। अगर मैं और इसके पास आ जाऊं तो अब तो ये बिल्कुल 100%। अब सुनो जरा, ये जो एंगल अल्फा था, ये जो एंगल आपके पास में कैसा था? अल्फा। तो जैसे ही मैं इसके पास लेकर आऊंगा इस पॉइंट पी को, जैसे ही इस वायर के पास लेकर आऊंगा, धीरे धीरे इसके पास लेकर आऊंगा जैसे ही मैं,
तो देखो अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है सर, अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है, अल्फा की वैल्यू सर अप्रोक्सीमेटली 90 होने वाली है। अगर इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है और मैं यहां पे खड़े होकर देखता हूं ऊपर वाले एंड को, एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो दैट विल बी 90। सिमिलरली नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो बीटा भी कितना हो जाएगा सर, बीटा भी हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा सर, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 अगर मैं इसमें पुट कर दूं फॉर्मूले में, तो मेरे को क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या वैल्यू ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर। अच्छा तो रख दीजिए सर, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, साइन 90 1। तो बेटा ये आपके पास में आ गया 2, 2 की वजह से 2 से कैंसिल आउट कर लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो बताओ इसमें? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जब हम इन्फिनेट वायर, इन्फिनेटली लॉन्ग वायर की बात कर रहे होंगे, तो जब हम ऊपर देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 90 और जब हम नीचे देखेंगे तो बीटा की वैल्यू भी 90 हमको देखने को मिलेगी। तो दोनों को पुट कर दिया, वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बेटा। अच्छा जी, तो देखो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब यहां पर एक एंड है आपके पास में, वायर का एंड है, ऊपर की तरफ ही इनफाइनाइट है। तो इस वायर के एक एंड के इस साइड में अगर मैं चलूं आर डिस्टेंस अवे, तो ये जो पॉइंट पी है इसको ऊपर की तरफ देखने पर अल्फा इज इक्वल टू 90, नीचे आप देखोगे तो बीटा है ही नहीं, देखो इधर एंड है ही नहीं कहीं भी, तो आप जब सामने देखोगे तो आपको बीटा कितना नजर आएगा बेटा, जीरो। बीटा कितना नजर आएगा, जीरो। तो इसमें अल्फा की जगह 90 पुट कर दीजिए और बीटा की जगह जीरो। तो साइन 90 आपका 1 और साइन जीरो जीरो, साइन 90 कितना 1। तो जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये किसकी वजह से है बेटा, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर या कंडक्टर की वजह से। अच्छा एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द वायर, अगर हम वायर के एक एंड पर जाकर खड़े हो जाएं, एक वायर के एक एंड पे खड़े हो जाएं, तो अगर मैं यहां से देखता हूं पहले एंड को तो अल्फा बेटा सर जीरो, फिर मैं बीटा को देखने की कोशिश करूं तो बीटा भी कितना एंगल बना रहा होगा, जीरो, बीटा भी कितना जीरो। तो अल्फा भी जीरो और बीटा भी जीरो। तो जैसे आप अल्फा और बीटा जीरो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलेगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट दी फ्रंट ऑफ, है ना, फ्रंट ऑफ वायर कितना होगा, जीरो होगा। किसी वायर के फ्रंट पे जाके आप खड़े हो जाओ, एंड के फ्रंट पे, बिल्कुल हेड पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ इन्फिनेटली लॉन्ग वायर्स। इन्फिनेटली लॉन्ग वायर्स है मेरे पास में बेटा, एक में करंट है 6 एम्पियर और दूसरे में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 3 एम्पियर, राइट। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर्स है। तो देखो ध्यान से बेटा, इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से मैं इस पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं बहुत आराम से फाइंड कर सकता हूं। देखो ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स हैं दोनों, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्शन किधर सर, इसकी पहले वायर की वजह से आएगी इनवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड वायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखो और फिंगर्स कहां रही आउटवर्ड, तो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी दूसरे की वजह से बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव, है ना, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बताओ बेटा, म्यू नोट आई की वैल्यू बोलो सर 6 अपॉन 2 पाई आर बोलो सर, इन्होंने कहा है मिड पॉइंट पर, तो 6 मीटर का आधा कितना हो गया सर, 3 मीटर। तो बेटा यहां पर आपने रख दिया 3 मीटर, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अगर आपने प्लस लिया यानी कि इनवर्ड को क्या ले लिया, प्लस, और ये कैसा है आउटवर्ड, तो इसको आप ले लोगे माइनस, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू देखो, म्यू नोट आई बोलो बेटा इसमें सर 3 एम्पियर, 2 पाई डिस्टेंस बोलो सर 3, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर से आपने इसको भी कर दिया, तो ये वैल्यू 2 आ गई। तो ये आपके पास में बचा बेटा कितना, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नोट अपॉन पाई माइनस म्यू नोट अपॉन पाई
माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आपके पास में आंसर आ जाएगा। और नेट डायरेक्शन कैसी, इनवर्ड डायरेक्शन आपकी रहेगी। डायरेक्शन उधर रहती है जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ का, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वही आपकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है बोर्ड में, कि एक एल लेंथ का आपके पास में स्क्वायर है बेटा, तो ये एल लेंथ ये भी होगी और ये भी एल और ये भी क्या एल। तो जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल होगा वहां पर यानी कि ओ पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट ओ पर। तो बेटा देखो यहां पर ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितनी हो गई सर, ये हो गई एल बाई टू, क्योंकि ये एल है पूरा, तो ये कितना हो गया एल बाई टू। डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है बेटा 90 होता है, तो ये एंगल आ गया आपके पास में 45 और ये वाला एंगल भी कितना आ गया 45। तो मतलब एक ऐसे देखो कि पॉइंट ओ है और पॉइंट ओ से ये वाला एंगल है 45 और बेटा ये वाला एंगल है कितना 45। ठीक है, तो बेटा इसकी वजह से B1 में कैलकुलेट कर लेता हूं, तो सर वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 45 और प्लस साइन 45। बेटा फाइनाइट वायर, कैसा वायर है, फाइनाइट वायर है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बेटा साइन 45 की वैल्यू कितनी सर, 1/√2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है सर, ये आर है आपके पास में एल बाई टू, तो रख देते हैं, तो 4 पाई एल बाई 2। ठीक है सर, ये आ गया 1/√2 और प्लस 1/√2। ये एक ब्रांच या एक साइड की वजह से आया, एक साइड की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। डायरेक्शन देखो सर, डायरेक्शन ऑफ द करंट इसमें अगर ऐसे है मान लीजिए इस तरह से, तो सारे में करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी कैसी बेटा, इनवर्ड आएगी। कैसी डायरेक्शन आई, इनवर्ड। इसकी वजह से भी सर इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, और इसकी वजह से भी देखो ध्यान से इनवर्ड ही डायरेक्शन है। तो मींस अब मैं ये कह सकता हूं कि बी एट ओ बराबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दी B1 होने वाला है। ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ दी B1 हो जाएगा। क्लियर एकदम, बहुत आराम से समझ में आगे होगा ये भी, क्योंकि सबकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, सबको डायरेक्टली सम अप कर देंगे, तो 4 टाइम्स हो गया आपका B1 का। ये रेगुलर हेक्सागन है बेटा आपके पास में, और यहां पर आपको पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करें तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट ये आपका रेगुलर हेक्सागन हो जाता है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है रेगुलर हेक्सागन, सिमेट्रिक हेक्सागन। ठीक है, अब अगर ये आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल और ये भी एल होगा। ठीक सर, ये एंगल सर 60 डिग्री, तो मतलब ये कितना सर 30 और ये भी 30, और ये साइड कितनी हो जाएगी आपके पास में √3/2 एल। ठीक है, कैसे सर, ये एल बाई टू, ये भी कितनी एल बाई टू, ये 90। ठीक है, और ये एल, यहां पर आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जैसे ही, तो √3/2 एल आपके पास में इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो P ड्यू टू 1 साइड की वजह से निकाल लो बेटा, तो कितना होगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मतलब x, है ना, ये पॉइंट O कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर, है ना। अच्छा, साइन 30 और प्लस बेटा कितना साइन 30। तो प्यारे बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1/2, नेट सम अप हो गया 1। तो इसको तो 1 को रहने दो ऐसे ही, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किए हो आप, √3/2 ऑफ साइड लेंथ, दो से आपका दो कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन √3/2 एल, ये आपका एक साइड की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आया। सो नेट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ द B1 का, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा, टू पैरेलल वायर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 5 मीटर कैरिंग करेंट्स 6 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। एक में बेटा 6 एम्पियर का करंट है, और दोनों देखो डॉटेड लाइन आपको ये शो कर रही है कि इन्फिनिटी लॉ वायर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द पॉइंट वेयर
मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बेटा हमें वो पॉइंट फाइंड करके बताना है कि वो कितनी दूरी पर है जहां पर नेट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, जीरो। नेट अमाउंट ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, जीरो। ठीक, अच्छा। तो बेटा 6 एम्पियर की वजह से एक्स डिस्टेंस दूर हमने कहा कि पॉइंट पी है, तो यहां पर इसकी वजह से बी वन कैलकुलेट करो बेटा। और कैसी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। कितनी, सर ये आएगा आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। और आई कितना है सर, ये है 6 एम्पियर। कितना है, 6 एम्पियर। अच्छा जी, इसकी वजह से देखो बेटा, इसको हम बोल देते हैं B2, ड्यू टू वायर टू। तो B2 कितना आएगा आपके पास में, सर ये आएगा म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई की वैल्यू बोलो सर 2 अपॉन 2 पाई एक्स। कितनी दूर देखो, यहाँ पर ये टोटल है 5 मीटर। आपने बोला एक्स, तो सर ये बचा आपके पास में कितना, 5 - एक्स। तो 2 पाई एक्स की जगह पर 5 - एक्स। अब इसके डायरेक्शन बोलो सर, इसका तो इन और इसका कैसा होगा, इसका होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका कैसा होगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जहां पर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, एक इनवर्ड और दूसरा कैसा, आउटवर्ड, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू और इसके मैग्नीट्यूड को दोनों को क्या रख दें, अगर हम इक्वेट करा दें, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो बेटा 6/x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2/5 - एक्स। इसको 2 से कट कर लो, तो बेटा ये आ गया आपके पास में 15 - 3x इज इक्वल टू एक्स। इसको उधर ले जाओ तो 4x आपके पास में आ गया 15। ठीक है ना, सही कर रहा हूं क्या मैं, ठीक है बिल्कुल। तो 4x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 15/4। 15/4 आपके पास में x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ऐसा होगा जहां पर नेट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर एकदम, चलते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ये टॉपिक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, और बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है नहीं। देखिए, ये आपके पास में कोई कॉइल है या रिंग है ना, ये क्या है आपके पास में, रिंग है। इस रिंग को मैं ऐसे शो कराना चाहूं तो आप इसको ऐसे देख पाओगे। इस रिंग को मैंने इस तरह से रख दिया है, इस रिंग को मैंने इस तरह से रख दिया है। तो बेटा ये आपका सेंटर, और ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, यहाँ मार्कर की जो टिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सेस है ना, ये जो मार्कर रखा है ये एक्सेस। तो इसको मैं अगर इस तरह से दिखाना चाहूं तो बेटा ये आपका एक्सेस है। और डिस्टेंस दूर हम किसी पॉइंट पी की बात करें, तो पॉइंट पी पर सेंटर से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा। इसकी रेडियस कितनी है सर, आर। इसकी रेडियस कितनी है, आर। इसकी रेडियस कितनी, आर। अच्छा, अब अगर इसकी रेडियस आर है, आर डिस्टेंस दूर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई सर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं इस रिंग में या इस कोयल में इस तरह से आपका करंट फ्लो कराता हूं, ऐसे, है ना, करंट की डायरेक्शन कैसे है सर, ऐसे। यहां पर मैंने छोटी सी एलिमेंट ले लिया है, डीएल, आईडीएल। तो आईडीएल आपको इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से करंट आपका आता होगा। छोटी सी लेंथ कैसी है, आईडीएल ऐसे। ठीक, अच्छा। ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास में इस तरह है, क्या दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, लेकिन आईडीएल में बेटा, आईडीएल में और इस लेंथ में हमेशा देखो एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। चाहे आप इसको ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे तो ऐसे कर दें। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, लेकिन आप ध्यान से देखो, इस तरह से आप अगर करोगे तो एंगल हमेशा 90 ही आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इस तरह से आप चेंज करोगे तो एंगल आपका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें आइडियल ऐसे दिखाना है, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ऐसे दिखाना है। तो एवरी टाइम करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, आइडियल की डायरेक्शन ऐसे है इधर, और बेटा आर स्क्वायर प्लस आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इधर है। तो दोनों के बीच में आप देख लो, एंगल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा 90 एवरी टाइम।
है ना, एवरी टाइम। देखो चाहे आप ऐसे रख लो, चाहे आप इसको ऐसे रख लीजिए, एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो सर अगर मैं छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो सर वो हो जाएगा आइडियल साइन 90, साइन 90। पहली बात तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90, और ये एक्स जो डिस्टेंस है ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करोगे तो ये यही टर्म बचेगी। अच्छा, तो मतलब इतना जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में इस पॉइंट पर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आ रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आ गया समझ में, ठीक। अब देखो इसकी डायरेक्शन की ओर बात करते हैं। तो बेटा डायरेक्शन देखो, करंट जो है आपके पास में इस तरफ है, इस तरफ। तो आइडियल की डायरेक्शन है आपके पास में, करंट की डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो ऐसे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसे है आपकी, ऐसे। तो आपको देखना है करंट की डायरेक्शन, आपका थंब की तरफ रख लीजिए आप, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। अब अगर देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है आपकी तरफ, और पॉइंट होता है यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर जा रहा होता, लेकिन पॉइंट कहां है सर, पॉइंट है थोड़ा सा नीचे। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात, पॉइंट थोड़ा सा नीचे। तो बताओ आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ, सर उसकी डायरेक्शन है डीबी के अलाउ, जहां पर ये मैंने आपको डीबी शो किया हुआ है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से देखो, करंट आपका इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहां पे देखना चाहो तो सर अपवर्ड आएगा, बिल्कुल ऐसे, है ना, कैसा आएगा, अपवर्ड। ये जो पाम है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जस्ट अपवर्ड देगी, लेकिन ये पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे है, देखो ये पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे है, तो पाम किधर जा रही है आपकी, थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, देखो ध्यान से, थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। तो आपने कहा कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल है आपने थीटा मान लिया इसको, और ये पूरा बेटा देखो ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो ये वाला एंगल आया आपके पास में 90 माइनस थीटा, और बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास में, सर ये हो गया आपके पास थीटा। ये कितना हो गया आपके पास में, थीटा। क्यों, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आपका क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इस आइडियल के भी और इस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट यानी कि इस डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल आ गया आपके पास में कितना, थीटा। अच्छा सर अगर ये थीटा आ गया तो इस डीबी का इधर वाला कंपोनेंट आया आपके पास में डीबी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आया आपके पास में डीबी साइन थीटा। अगर मैं ऐसा ही सिमेट्रिकल कंपोनेंट नीचे लूं, ऐसा एलिमेंट नीचे लूं, तो उसका भी सेम यही सेम केस आएगा, डीबी इधर, डीबी कोस थीटा इधर और डीबी साइन थीटा इधर। तो कोस कंपोनेंट आपके डीबी, कोस कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे क्या, केवल और केवल डीबी के साइन कंपोनेंट आपको बचेंगे, ठीक है। तो उन सबको हम सम अप कर लेंगे, एक या दो कंपोनेंट तो होंगे नहीं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक। अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं अब, ये साइन 90 तो आपने वन रख दिया, तो म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर आप 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट कर लो, यहां पर आप रखो 2 पाई से तो आपने 2 पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो आर ऑलरेडी ये वाला था, तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो ये पावर कर लो 3/2, तो आर इंटू आर हो गया आपके पास में आर स्क्वायर बेटा, और ये पावर हो गए 3/2, है ना, इससे ये कटेगा दो बारी, ये दो आपने यहां पर लिख दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई किसी भी कोइल के एक्सिस पर, किसी भी कोइल के एक्सिस पर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट पी को कम करते 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 सेंटर पर ले आऊं, कहां ले आऊं, सेंटर पर ले आऊं, तो इस आर की वैल्यू कितनी रख सकता हूं मैं, आर इज इक्वल टू कितना रख दूंगा मैं, 0 यहां पर। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इस आर की जगह पर 0 पुटअप कर दूं, इस आर की जगह पर 0 पुटअप कर दूं, तो मेरे को सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पता चल जाएगा, ठीक है सर। तो रखा मैंने आर को, जैसे मैंने 0 पुट करा, यहां पर 0 पुट कर दिया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आर स्क्वायर बाई आर क्यूब मेरे को मिलेगा। तो मतलब आर स्क्वायर से दो पावर कैंसिल आउट हुई तीन में से, तो नीचे आर बचा, तो केवल बचा आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन
टू आर, कितना बचा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। देख लो इसको बहुत अच्छे से। तो मतलब बी एट सेंटर मेरे को मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर मेरे को अवेलेबल हो गया। ठीक है, आसान था एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा जी, इसका ग्राफ देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका। बेटा जब मैं सेंटर पे बात कर रहा हूं बी एट ओ, तो इसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और ये काफी देर तक आप देखोगे तो लगभग कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। फिर जैसे ही आप सेंटर से दूर चलोगे तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, और एट पॉइंट आर बाई टू पर, आर बाई टू पॉइंट पर इसके कॉन्केविटी देखो यहाँ पर डाउन है, कॉन्केविटी कैसी है, डाउनवर्ड। लेकिन यहां पर आपका जो है कॉन्केविटी अपवर्ड हो जाएगी, कॉन्केविटी क्या हो जाएगी, अपवर्ड। कहां पर सर, आर बाई टू पर। देखो कैसे सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये है। तो जब हम आर ग्रेटर देन आर पर चले जाएंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है आपका ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द कोयल है, काफी ज्यादा बड़ा है, रेडियस से ज्यादा बड़ा है, तो आप आर स्क्वायर को क्या रख देंगे, जीरो पुट कर देंगे। आर स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे आप, जीरो रख सकते हो, क्योंकि आर उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्मॉलर होगा। तो जैसे ही आप इसको जीरो पुट करोगे तो अब देखो ध्यान से कि जो बी होगा आपका, ये वेरी करेगा वन अपॉन आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू के रेस्पेक्ट में। दो से दो कट करो, तो मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब आपका वेरी करेगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब यहां पर ये शार्प आपका डिक्रीज करेगा विद कॉन्केविटी अपवर्ड, और ये वाली कॉन्केविटी कैसी है बेटा, डाउनवर्ड, और ये थोड़ा सा फ्लैट रहता है, बिल्कुल इस तरह से पैराबोलिक नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैट कर्व है, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लैट कर्व होगा। अच्छा जी साहब, ये ग्राफ हो गया। बी ड्यू टू कोयल, तो अभी हमने क्या बात करी कि कोयल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होता है, कहां पर बेटा, सेंटर पर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे टू पाई रेडियन एंगल में कितना फील्ड आ रहा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर बेटा, कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो पाई रेडियन है सर, यानी कि 180 है, तो क्या कर दें, यानी कि टू पाई से हाफ, हाफ एंगल है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर का हाफ कर दो। ये कितना क्वाड्रेंट है आपका, वन फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो या तो आप एक तरीका लगाओ कि कितना क्वाड्रेंट है, कितना पार्ट है सर्कल का, या फिर एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, जैसे वन फोर्थ पार्ट है सर्कल का, तो पूरे सर्कुलर कोइल की वजह से जो भी फील्ड है उसका वन फोर्थ कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे एक और तरीका मैं बताता हूं कि अगर आपको देखना है कि सर टू पाई रेडियन में, टू पाई रेडियन में म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, एक रेडियन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर और डिवाइड बाई टू पाई। तो सर थीटा रेडियन में कितना होगा, थीटा रेडियन में होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इंटू थीटा अपॉन टू पाई, इंटू थीटा अपॉन टू पाई। तो किसी भी आर्क की वजह से, आर्क की वजह से जिसने थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रखा है सेंटर पर, तो उस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, यानी कि कंप्लीट रिंग की वजह से लिखो इंटू थीटा अपॉन टू पाई। ये एक आर्क की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। चलो फटाफट देखते चले जाओ। फाइंड बी एट ओ, इस ओ पर मेरे को क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इस पहले वायर की वजह से बोलो जल्दी से, B1 सर, ये तो बिल्कुल हेड के सामने आ गया, फ्रंट ऑफ द वायर पर है, तो B1 कितना सर, जीरो। B2 बोलो सर, जीरो। इसकी वजह से B3 बोल दो तो आप फटाफट। तो ये कितना पार्ट है बेटा, ये पार्ट है आपका थ्री फोर्थ पार्ट है। तो बेटा कंप्लीट रिंग की वजह से होता म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, तो थ्री फोर्थ पार्ट की वजह से इंटू थ्री बाई फोर, इंटू थ्री बाई फोर। या फिर आप चाहो तो थीटा बाई टू पाई भी कर सकते हो। तो थीटा कितना बनेगा इसमें सर, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू और डिवाइड बाई टू पाई। तो आप ध्यान से देखो, वही वैल्यू आपके पास में आने वाली है, थ्री बाई फोर वैल्यू भी यहां से आ जाएगी। तो चाहो तो आप इससे कर लो, बल्कि ये सबसे आसान तरीका ये है कि कितना पार्ट है सर्कल का, ठीक है ना। चलो इसमें आ जाइए। पॉइंट ओ बेटा इस बार यहां पर है, तो ये है इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। इस वायर के एक एंड पर, मतलब ये कुछ इस तरह का सिस्टम है आपके पास में, पॉइंट पी यहां और ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। तो बेटा कितना होता है सर, म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाता है आपका फोर
पाई आर, 4 पाई आर। क्लियर एकदम। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है इतना। तो बेटा जल्दी से आप बता दो, बी ड्यू टू वन, पहले वाले वायर की वजह से बी वन बोलो जल्दी से, और डायरेक्शन भी बोलनी है, पॉइंट ओ पर करंट की डायरेक्शन ये तो इसका होगा बेटा आउटवर्ड, पहली बात तो डायरेक्शन। और आंसर कितना सर, म्यू नॉट आई अपॉन टू, सॉरी 4 पाई, और कितनी डिस्टेंस अभी है 4 पाई आर। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वायर की वजह से, तो बी ड्यू टू टू, डायरेक्शन बोलो सर, करंट आपका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो यहां करंट की डायरेक्शन थंब में रखे आप, थंब की डायरेक्शन के अलोंग, तो आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड आपका आने वाला है। कितनी वैल्यू सर, सेम, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं B3 यानी कि कोयल की वजह से, थर्ड मतलब कोयल की वजह से कितना फील्ड सेंटर पर आने वाला है। तो ये कंप्लीट रिंग है, तो इसका आंसर आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये कंप्लीट रिंग है। तो डायरेक्शन बोलो सर, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और सेंटर पर आप देखो तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका आने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, और रिंग की वजह से कैसा आएगा, इनवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आपका PYQ है बेटा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार ये। ओ पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इसको नाम देते हैं 1 2 और 3। तो B1 जल्दी से बोलो बेटा, B1 कितना आएगा, और डायरेक्शन किधर होगी सर, डायरेक्शन होगी इनवर्ड, डायरेक्शन होगी इनवर्ड। वैल्यू बोलो सर, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस बोलो आर। बी ड्यू टू टू बोलो बेटा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन बोलो सर, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा मैंने और ऊपर क्लिक किया तो कैसा, इनवर्ड, तो सर ये आ गया इनवर्ड डायरेक्शन। बी ड्यू टू कोयल, कैसी है सर, सेमी सर्कुलर कोयल है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो कंप्लीट रिंग की वजह से होता है, तो ये 1/2 पार्ट है, तो ये हो गया 1/4, 1/4 आर, 1/4 आर। डायरेक्शन बोलो बेटा इनवर्ड, डायरेक्शन कैसी, इनवर्ड डायरेक्शन आपकी आई। चलिए, ये भी बेटा PYQ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। अब फटाफट आप बहुत जल्दी से आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। सेमी सर्कुलर वायर है बेटा, कोयल है, और ये भी कैसा है, वायर इन द फॉर्म ऑफ कोयल, सेमी सर्कुलर कोयल। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो थंब को करंट के डायरेक्शन में मैंने रखा तो कैसा फील्ड आया, पहले वाले सेमी सर्कुलर कोयल की वजह से इनवर्ड आया बेटा, कैसा आ गया, इनवर्ड। कितनी वैल्यू सर, म्यू नॉट आई अपॉन, कंप्लीट होता तो नीचे 2r, हाफ है तो 4, और रेडियस बोलो बेटा कितना है 2r। ठीक है ना, रेडियस कितनी है इसकी 2r। डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, पहली बात। बी ड्यू टू टू बताओ, दूसरे की वजह से बोलो बेटा। तो डायरेक्शन, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा तो इनवर्ड, ये डायरेक्शन कैसी, इनवर्ड ही आएगी। और वैल्यू कितनी सर, वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4, r इज द रेडियस, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो नेट आपके पास में जो फील्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा बेटा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। फाइंड B एट पॉइंट O, यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक, पहले तो इस पहले वायर की वजह से बेटा, इसके बिल्कुल हेड के सामने ये पॉइंट है, तो B ड्यू टू 1, जल्दी से बताओ 0। यहां पर भी मैंने देखा तो वायर के हेड पर आपका ये दूसरा वायर है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0, तो B1 0 और B2 भी 0। अब ध्यान से देखो, इस हाफ आर्क में यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग में और इसमें जो करंट का डिवीजन है बेटा, देखो 2y ऐसे आया, तो सेम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो मींस आई करंट यहां पर हाफ डिस्ट्रीब्यूट यहां पर हो गया और हाफ डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि सेम आपके पास में मटेरियल है तो सेम रेजिस्टेंस होगा, तो आधा आधा करंट आपका डिवाइड हो गया। अब इसकी वजह से बेटा फील्ड आएगा आपका इनवर्ट, इसको बोल देते हैं B3। B3 जो होगा बेटा ये होगा इनवर्ट। वैल्यू बोलो सर, म्यू नॉट आई अपॉन, कंप्लीट होता तो 2r, हाफ है तो 4r। ठीक है, अगर r इसकी क्या है, रेडियस है तो। B4 बोलो बेटा सर, पहली बात तो ये आउटवर्ड होगा, बिल्कुल ठीक है आउटवर्ड होगा। वैल्यू कितनी सर, ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r ही वैल्यू होगी।
तो जितना इनवर्ड उतना ही मैग्नीट्यूड आउटवर्ड, तो नेट हो गया कैंसल आउट, ये भी कितना हो गया 0। तो बी एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू 0, बी एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो सकते हैं बार बार, और बहुत आसान पोर्शन है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, और जितने भी इसमें पीवाई क्यूज हैं वो सारे आपसे अब हो जाएंगे। ठीक है।